Hello everyone. Now let's see the most important cell organelle in the eukaryotic cell. It is the powerhouse of the cell that generates energy and that is your mitochondria. ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो हमको 11th 12th में भी हमको काम में आने वाला है. हमको रेस्पिरेशन चैप्टर देखना है तो उसमें हमको रेस्पिरेटरी साइकिल्स जो आपने शायद 10th में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस आपने पढ़ा होगा, तो वो साइकिल्स का डिटेल हमको स्टडी करना है. लेकिन उसके पहले आपको डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तब जाकर आप उस साइकिल्स को रिलेट कर पाओगे और उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा. नाउ लेट्स सी दिस माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट. तो अगर आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया, तो शब्द को तोड़े अगर तो माइटोस मींस थ्रेड, माइटोस मींस थ्रेड, सो थ्रेड लाइक, एंड कॉन्ड्रोस मतलब एक स्ट्रक्चर या फिर बॉडी. So it is a thread-like structure, generally oval or sausage in shape. Generally oval or sausage shaped structure. इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रक्चर रहेंगे. आपको जो फोटो दिख रही है उसमें आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक सॉसेज जैसा स्ट्रक्चर है. सॉसेज वगैरह कार्टून आपने देखे होंगे, हॉट डॉग वगैरह रहते हैं वैसे, तो सॉसेज वगैरह भी ऐसे रहता. इसको इस तरीके का बन जैसा स्ट्रक्चर रहेगा. It is oval generally or sausage shaped structure. It was first studied by Kolliker. It was first studied by Kolliker and it was named discovered by this person. अपने टेबल में डिस्कवर्ड के टेबल में कोलिकर का नाम डाल दो. एंड बेंडा दिस पर्सन ही नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया. इसने इसको नेम सजेस्ट किया. द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय बेंडा and the discovery was done by Kolliker. ठीक है. It is माइटोस का मतलब थ्रेड लाइक, इस तरीके से याद रखो. ओके. Now if you come to the presence or absence, so it is present in all eukaryotic cells. It is present in all eukaryotic cells with some exceptions, and absent in your prokaryotic cells. बैक्टीरिया में नहीं रहता. Plus it is also absent in mature RBCs, sieve tube cells, etc. sieve tube cells ये plants के cells है सब. So इनमें dead cells रहते. RBCs they are also having only cytoplasm and covered by plasma membrane. So they are also without mitochondria. sieve tube cells are also without. बैक्टीरिया में तो नहीं रहता माइटोकॉन्ड्रिया because bacterial cell lacks cell organelles. जबकि बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सब में आपको माइटोकॉन्ड्रिया जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके. दिस प्रेजेंट इन एंड एब्सेंट इन दिस. ठीक है. अब आपको लिंक ध्यान में आ रहा है, आपको एक पैटर्न ध्यान में आ रहा है स्टडी का. हमको उसकी डिस्कवरी देखने की रहती है. डिस्कवरी के बाद प्रेजेंट, एब्सेंट, और उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं और बाद में फंक्शंस. ठीक है. तो हमने ये अब फास्ट इसीलिए लिया क्योंकि आसान होगा आपके लिए. अब हम ये पैटर्न में चल रहे हैं. तो डिस्कवरी वगैरह के बाद में शेप वगैरह, नंबर वगैरह की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उस सेल में ज्यादा रहेगा जो सेल्स ज्यादा एनर्जी जिनकी रिक्वायरमेंट रहेगी. फॉर एग्जांपल मसल्स की रिक्वायरमेंट एनर्जी की बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज मसल्स आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो मूवमेंट के लिए, मस्कुलर मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन करने के लिए हमारे जो मसल्स रहेंगे दे नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया. Similarly heart, it continuously pumps the blood, it undergoes contraction, relaxation. So heart muscles they are also having abundant number of mitochondria. बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. जबकि जो सेल्स मूवमेंट नहीं करते, जो सेल्स में ज्यादा वर्क नहीं होता, जहाँ पे ज्यादा काम नहीं होता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, ऐसे सेल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहेंगी और वहां पर फिर तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे. ठीक है. स्टमक के सेल्स वगैरह ये सेल्स ज्यादा काम करते रहते, कंटिन्यूअसली इनको काम करना पड़ता, तो इनमें एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है. इन सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम मिलेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन दोज सेल्स व्हिच रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, whereas it is less in those cells which are in resting state or which are having less work than other cells. Okay. शेप होने के बाद, साइज होने के बाद, साइज भी उसका एकदम माइक्रोस्कोपिक रहेगा. 1 to 4 माइक्रोमीटर के और हाफ माइक्रोमीटर डायमीटर वाले हो सकते हैं. लेंथ में 1 to 4 माइक्रोमीटर और उसका जो डायमीटर रहेगा वो हाफ माइक्रोमीटर का रहेगा. ऐसे लॉन्ग थ्रेड लाइक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं. ओके. सो शेप, साइज वगैरह डिस्कस होने के बाद नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर.
ये आपको 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से ऐसे लर्न कर लो जैसे कि आपको 12th के लिए ही करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्ट्रक्चरल पॉइंट्स। सो स्ट्रक्चर में अपने को उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल, एकदम माइक्रोस्कोपिक है, माइन्यूट है, 1 to 4 माइक्रोन उसका साइज है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये लेंथ 1 to 5 और उसकी फिर ये जो विड्थ रहेंगी दिस इज 0.5, दिस लेंथ इज 1 to 4 माइक्रोमीटर। इस तरीके से ये बहुत माइक्रोस्कोपिक है, तो हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर स्टडी करें। तो जब हम सेल में देखते तो माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखाई देगा इस तरीके से, लेकिन उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, उसको ओपन किए तो बाद में पता चलेगा तुमको कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने को डबल मेम्ब्रेन्स दिखाई देंगे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन्स, द आउटर membrane and the inner membrane, outer membrane and the inner membrane, outer membrane and the inner membrane, and in between the two membranes this is inner membrane, in between the two membranes there is a space, this is known as intermembranous space या फिर intermembrane space। दो मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन इज यूनिफॉर्म, देखो आप स्ट्रेट है, वो पूरी यूनिफॉर्मली थिक है इस तरीके से, उसमें कोई भी फोल्डिंग वगैरह नहीं है किसी तरीके से, उसके ऊपर कोई फोल्ड्स वगैरह नहीं है, कोई सीलिया वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं। जबकि इनर मेम्ब्रेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो इट इज हैविंग फोल्डिंग्स, सो इट इज फोल्डेड मेम्ब्रेन, इट इज फोल्डेड मेम्ब्रेन। Outer membrane is uniformly straight and it covers the complete mitochondria, whereas inner membrane is folded like curtains, and that foldings or this folding, this finger like projection is known as crista, cristae, cristae singular, crista plural. So inner membrane has folded finger like projections and that projections are known as crista. Okay, whereas outer membrane is uniform, it is permeable to many substances, it is permeable to many substances, whereas it is selectively permeable, it is selectively permeable, it is permeable, outer membrane is permeable due to presence of proteins known as porins, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगाए रहते हैं, porins also known as Parsons particles, also known as Parsons particles, they are located on outer membrane of mitochondria. Okay, ये ऐसे कुछ प्रोटीन्स रहेंगे, they will help in entry or exit of certain materials, so they are called porine proteins, just like the proteins they are carrier proteins of your plasma membrane, उसी तरीके से बने रहते हैं। Okay, they are called Parsons particle. Okay, ऐसे कोई पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। Instead, crista will be having finger like small lollipop like structures, and these structures are known as your F0 F1 particles। क्रिस्टा के ऊपर क्या है? F0 F1 particles, also known as Fernandez Moron particles or elementary particles or oxysomes, elementary particles or oxysomes. So these are the names of F0 F1 particle. देखो अपन बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो एक एक चीज देखेंगे अपन। पहले दो मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, स्पेस के बाद आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर के प्रोटीन्स, पोरिन प्रोटीन्स, ऑल्सो नोन एज पार्सन्स पार्टिकल्स। इनर मेम्ब्रेन पे कोई प्रोटीन्स नहीं है, वहां पे पार्टिकल्स है, वहां पे कुछ लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर है, अपन डिटेल में देखेंगे। इनको बोलते हैं F0 F1 particles, also known as Fernandez Moron particles or oxysomes or elementary particles. Okay, so these are the structures that are present on membrane. अब membrane के अंदर आ जाओ, so you will find a chamber and this is the inner chamber of mitochondria. This inner chamber is filled up with semi-fluid, semi-solid, jelly-like ground substance which is known as mitochondrial matrix.
द ग्राउंड सब्सटेंस जो लिक्विड प्रेजेंट है ये चेंबर में खाली जगह के अंदर, इनर चेंबर इज फिल्ड अप विद द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इट इज नॉट साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. What is the composition of this matrix? It consists of various organic material, inorganic material, water, ions, enzymes. It consists of various ions, enzymes, plus it has its own ribosomes. उसके पास खुद के ribosomes यहाँ पे रहेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इनके पास इनके खुद के राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम है. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म, प्लस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन मैट्रिक्स, एंड दैट राइबोसोम्स आर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. देखो हम यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में 80s टाइप के राइबोसोम्स रहते हैं. वी हैव सीन इन प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम. लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स है, दे आर नॉट 80s, दे आर 70s. ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है. जरा याद रखो, इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगा तुमको बाद में मैं. अभी राइबोसोम्स कौन से टाइप के प्रेजेंट है मैट्रिक्स में? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स. एक और जिस माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. Mitochondria has its own double-stranded circular DNA. कुछ ऐसा ही डीएनए बैक्टीरिया में भी रहता. बैक्टीरिया का जीनोम जो रहता, न्यूक्लियोइड जो था, इट वाज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही है डीएनए. अपना डीएनए कैसा रहता? डबल स्ट्रैंडेड बट लीनियर डीएनए. लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में क्या रहेगा? बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता? डबल स्ट्रैंडेड तो रहता, लेकिन वो जो रहेगा it will become such that it will become a circular structure. जुड़ जाएंगे उसके ends, ये ends जोड़ दो, इस तरीके से बन जाएगा double stranded circular DNA, also known as MIT या फिर mitochondrial DNA. MIT DNA या फिर MIT मतलब इस mitochondrial DNA. मतलब देखो ये सेल ऑर्गेनेल होते हुए भी इसके पास खुद का डीएनए है. ऐसा कोई सेल ऑर्गेनेल रहता क्या जिसके पास खुद का डीएनए? अरे डीएनए तो सिर्फ अपना न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता. सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करेगा और न्यूक्लियस से ही डीएनए जो कुछ भी है वर्क करेगा. लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी यही चीज आएगी. ये ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके पास खुद के राइबोसोम्स है, इसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है. ओके, इस चीज से कुछ ना कुछ अपने को लिंक मिलेंगी, हिंट मिलेगी. मैं आपको स्टोरी में सुनाऊंगा बाद में. माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन के बारे में जो बात रहेंगी वो तुमको बाद में समझ में. तो इस तरीके से यहाँ पे इसके मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट मिलेंगी? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वेरियस शुगर्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, आयंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओके, सोडियम, enzymes, various enzymes that are required for various metabolic activities like Krebs cycle, they are present here. इसके साथ ये तो होगा मटेरियल. इसमें और दो चीजें क्या डालने की? मैट्रिक्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन राइबोसोम्स ऑफ 70s टाइप एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डीएनए. एंड व्हाट काइंड ऑफ डीएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड है क्या डबल स्ट्रैंडेड है? इट इज डबल स्ट्रैंडेड. लीनियर है या सर्कुलर है? सर्कुलर. क्या है? डीएनए है क्या आरएनए? डीएनए. इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कंपोजिशन ऑफ योर मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के बाद इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी बाकी का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा. अब आ जाओ लास्ट स्ट्रक्चर तुम्हारे F0 F1 पार्टिकल पर. F0 F1 पार्टिकल. सो दैट F0 F1 पार्टिकल इज हैविंग, अगर उसको मैंने ये मेम्ब्रेन को इस तरीके से थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बाजू में जो इमेज दिख रही है वो इमेज को देखो, तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से है और फिर आउट इस तरीके से जा रहा है. ये पार्ट को अगर मैंने जूम किया, यहाँ पे इस तरीके से पार्टिकल्स है, इसको जूम करो, तो जूम करने के बाद ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, राइट. तो यहाँ पे तुमको F0 F1 पार्टिकल दिखाई देंगे. F0 F1, F0 F1. क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान में आ रहा है? कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है? जूम दिस इनर मेम्ब्रेन, इसको जूम करके देखो तो आपको इस तरीके से दिखेगा. वो डायग्राम में ऐसा दिख रहा है. उसमें भी F0 F1 को और जूम करो
तो उसके बाद जो F0 F1 मिलेगा आपको वो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? इट इज हैविंग थ्री पार्ट्स F0 F1 को, हेड, पेडिसल और स्टॉक एंड द बेस. दिस इज कॉल्ड हेड, दिस इज द पेडिसल also known as stalk and this is the base. तो ये जो हेड, स्टॉक और बेस लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बेस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, अंदर मेम्ब्रेन में फंस जाएगा, फिर ये स्टॉक रहेगा और फिर हेड रहेगा. बेस इज एम्बेडेड और फिक्स्ड इन द इनर मेम्ब्रेन, देन द स्टॉक इज हियर एंड द F1 part head is here. Head is an enzyme, it is F0 particle and base is F0 particle. F1 particle, sorry. Head is F1 particle and base is F0 particle. F ये दोनों enzymes है. ओके, इसमें ये जो है F1, it acts as ATP synthase or synthetase. F1 acts as ATP synthase and F0 acts as proton pump. It acts as F0 acts as proton pump. यहां से हाइड्रोजन्स बाहर निकलते इसमें से इस तरीके से, कैसे क्या H+ आयंस यहां से ऐसा बाहर निकलेंगे, वो कब क्यों कैसे हमको बाद में देखने का रेस्पिरेशन चैप्टर में. ओके, यहाँ पे F0 is the head and F1 is head and F0 is base. F0 is embedded in the membrane and F1 is freely, it is present towards the matrix of mitochondria. F1 is present in the matrix, दिख रहा ना मैट्रिक्स में है ना, और F0 जो है वो मेम्ब्रेन में फंसे वाला है. ठीक है. हेड रिप्रेजेंट्स ATP synthase and base represents proton pump which expels, which helps in removal of H+ ions, which helps in removal of H+ ions. So this is the structure having called F0 F1 particle. It was studied by Fernandez and Moron, hence it is also known as Fernandez-Moron particle. It helps in oxidation of glucose, oxidative ATP synthesis. यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके एनर्जी बनेगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम. ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन, सोमा मतलब बॉडी. तो इसमें यहाँ पे जो कुछ भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके एनर्जी निकलेंगी, हेंस इट इज कॉल्ड ऑक्सीजोम. और आल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द एलिमेंट्री पार्ट, फंडामेंटल पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके बिना एनर्जी नहीं बन सकती, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल. ओके, ये होगा तुम्हारा स्ट्रक्चर पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का. अब मैं रिवाइज करके बता रहा, मैंने इतनी सारी बातें बता दी, लेकिन याद कैसे रखने का? सर आपने तो पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ के निकाल दी, आपने तो सुना दिया अपनी कहानी, लेकिन हमने याद कैसे रखना? हम इतने भारी थोड़ी है, बराबर है. पहली बार में तो याद होना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा. ट्रिक मतलब क्या है, इसको याद रखने का तरीका क्या है वो बता रहा. अब इतनी बड़ी डायग्राम आई थिंक आप लोगों ने ड्रॉ कर ली होगी. जैसे मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ ड्रॉ कर लेना चाहिए था. हर डायग्राम को उसी की तरह से ड्रॉ करते चलो, मैं बताते जाऊंगा, आपने भी साथ में पॉज करके ड्रॉ करते रहना. तो ये ड्रॉ कर लिए होंगे या नहीं किए तो आप कर लो देख के एक बार सारे के सारे. अब मैं ये डायग्राम में के डिटेल्स मिटा दूंगा और अब मैं खुद रिवाइज करूंगा कि मुझे क्या क्या आता है इसमें. और जब मैं साइड में नोट करते जाऊंगा कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स इसमें से याद रखने हैं. तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे याद रखूंगा. देखो मैं यहाँ पे भी बना रहा, मैं उसका एक चार्ट बना रहा, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो इसमें क्या है देखो, पहले तो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन्स में फिर स्पेस है. मेम्ब्रेन्स कौन से हैं? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. मैं शॉर्टकट बता रहा, इसके लिए शॉर्टकट में लिख रहा ओम आई एम, ये ऐसा मत पढ़ो. OM मीन्स आउटर मेम्ब्रेन, IM इनर. दोनों के बीच में फिर स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इनर मेम्ब्रेन नहीं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. इंटर मतलब इन बिटवीन. ओके ओके, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच की स्पेस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. स्पेस के अंदर का चेंबर, इनर चेंबर. स्पेस के अंदर का चेंबर, इनर चेंबर. चेंबर के अंदर क्या भरा है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. बराबर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. मैट्रिक्स का कंपोजिशन बोलो.
मैट्रिक्स का कंपोजिशन, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, जेली लाइक सब्सटेंस, आयंस, एंजाइम्स, उसके साथ में उसके पास उसका खुद का राइबोसोम, कौन से टाइप का 70S, उसके पास उसका खुद का डीएनए, कैसा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है। देन मैट्रिक्स हो गया खत्म। देन मैट्रिक्स के बाद इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर योर F0 F1 पार्टिकल्स ऑल्सो नोन एज ऑक्सीसोम्स। इनका स्ट्रक्चर हैविंग 3 पार्ट्स, हेड, स्टॉक, base. Head represents F1 particle, stalk is okay, and this is F0 particle which represents base. Head acts as ATP synthase, base is embedded and it acts as proton pump. Okay, so this is all about the structure of mitochondria, उसके अंदर के स्ट्रक्चर। अब इसके पार्ट्स के फंक्शंस बोल रहा हूं मैं, और जो स्टोरी बोल रहा था 2 बार बोल के आपको स्टोरी सुनाने की, कोई पिक्चर की भूत की स्टोरी नहीं सुना रहा, कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुनाने की, बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपको बहुत मजा भी आएगा यार सर अच्छी स्टोरी सुना दी। तो पहले अपन देख लेते इसमें फंक्शंस इनके पार्ट्स के। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया जो मैट्रिक्स है, सो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। इसके अंदर कौन सी साइकिल होंगी? क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होंगी एंड योर F0 F1 पार्टिकल्स दे आर द साइट ऑफ ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC। इसमें ETS तैयार होगा विच विल सिंथेसाइज योर ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और योर एनर्जी मॉलिक्यूल। 2 फंक्शन याद हो गए। मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है? मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स, मैट्रिक्स कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, हेंस इट इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। आपको एमसीक्यू में मिलेगा क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है? Krebs cycle does not occur in cytoplasm, उसमें ग्लाइकोलिसिस होता है। Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. And ETS, electron transport system, which is responsible for formation of ATP, it occurs in F0 F1 particle or oxysomes, oxysomes, oxysomes. Okay, 2 फंक्शन समझ में आए। ओवरऑल दोनों को मिला दो, so mitochondria is the site of aerobic respiration. Mitochondria is the site of aerobic respiration and formation of ATP, and formation of ATP. Aerobic मतलब क्या? Which requires oxygen. तो ऑक्सीजन यूटिलाइज होंगी यहाँ पे ETS में, इसमें तो फिर वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और उससे क्या रिलीज होंगी? इट विल रिलीज ATP, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, 2-3 और एडिशनल फंक्शंस. माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस. माइटोकॉन्ड्रिया ये फंक्शन नंबर 1, 2 या फिर पूरा मिला के एक ही लिख दो. एरोबिक रेस्पिरेशन एक ही बात है, मेन फंक्शन तो यही है. Since it synthesizes ATP and it provides energy, it is said to be powerhouse of cell. Mitochondria is said to be powerhouse of cell. इसको powerhouse बोला जाता है. It provides energy, hence it is called powerhouse of cell. Okay. Then next function, it is also involved in lipid synthesis. It is also involved in lipid synthesis. अपने को लगता है ऐसा कैसा सर? But yes, it also helps in some synthesis of lipids. Plus protein synthesis. क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के राइबोसोम्स हैं. So protein synthesis भी होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत. Okay. Plus it will also help in regulation of body temperature. क्योंकि एनर्जी सप्लाई कर रहा तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा. दैट सेल्युलर पार्ट का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा. हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर. ओके. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वन, क्रेब्स साइकिल जो है, ये इतनी भारी साइकिल है, आपने 10th में देखी होंगी, एक सर्कुलर पूरी साइकिल थी. क्रेब्स साइकिल में जो कुछ भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, दैट मॉलिक्यूल्स एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस अदर रिएक्शंस.
the intermediates of Krebs cycle, they act as raw material or precursor molecules for various metabolic activities. बहुत सारी चीजें तैयार होती है उसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए वगैरह, सिट्रिक एसिड वगैरह बनता है। तो सिट्रिक एसिड यहां से निकल के दूसरी रिएक्शन में यूज कर सकते हो तुम उसको, और एसिटिल ग्रुप यहां से निकालो और दूसरी जगह पे लग रहा होगा वहां पे यूज करो। मतलब यहाँ पे की चीजें ऐसा जरूरी नहीं इसमें यूज होंगी, इधर से निकाल के तुम दूसरी रिएक्शन में भी उसको यूज कर सकते हो। तो एक प्रकार से ये अपने को रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रहा है। So the Krebs cycle of mitochondria will release certain intermediate products that can be used for other reactions at other places in other cell organelles. दूसरी जगह उनको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। So this is what the use 1 2 3 4 5 uses of mitochondria. एक यूज तो सबको पता है, it is the powerhouse, it produces energy by aerobic respiration by Krebs cycle and ETS. दूसरा यूज it synthesizes lipid. तीसरा यूज it supplies intermediates are the raw material for various metabolic activities through Krebs cycle. ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हुआ, कैसे अपने बॉडी अपने सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का स्ट्रक्चर तैयार हुआ होगा, इसके बारे में ये स्टोरी है। तो इसके लिए एक थ्योरी है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लिन मार्ग्यूलिस। लिन मार्ग्यूलिस is from USA, America. So this scientist Lynn Margulis, so he proposed the endosymbiotic theory of mitochondria और सेल ऑर्गन। अब पहले तो थ्योरी का नाम क्या है वो देखो, proposed by Lynn Margulis, endosymbiotic। एंडो मतलब विद इन, और सिम्बायोसिस मतलब विद या फिर एसोसिएशन, साथ में रहना। सिम्बायोटिक मतलब, और बायोस मतलब लाइफ, दो लाइफ साथ में रहना, इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस। क्या है देखो, पहले एक एक पॉइंट समझ लो फिर तुमको उसका मीनिंग समझना है। ये थ्योरी के हिसाब से इनका क्या बोलना है, माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया जैसे इंडिपेंडेंट सेल्स थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ये अपने जैसे, ये खुद अलग से प्रोकैरियोट थे, ये प्रोकैरियोट थे, अपने आप में अलग था। और हमारी जो यूकैरियोटिक सेल थी, इसमें न्यूक्लियस बाकी के सेल ऑर्गेनल्स थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपना नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया जैसे हुआ करते थे, वो अलग से रहते थे, उनके अलग इंडिपेंडेंट उनका रहन सहन था। लेकिन बाद में उनको कुछ जरूरत पड़ी इन माइटोकॉन्ड्रिया की, ये अपनी यूकैरियोटिक सेल थी और ये माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों ने दोस्ती कर ली। इन्होंने क्या बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया बोले मैं तुमको एनर्जी सप्लाई करूंगी, तुम मेरे को कुछ तो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लाई करो, उसके लिए लगने वाले एंजाइम सप्लाई करो, तो अपन दोनों मिलके रहा करेंगे बोले, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया फिर किसी तरीके से अंदर एंटर हो गई और अपनी बॉडी का, अपने सेल का हिस्सा बन के रह गई। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? पहले माइटोकॉन्ड्रिया अलग हुआ करते थे, वो ऐसा मानती, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइटोकॉन्ड्रिया वाज इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल, okay, then it started living in association with our eukaryotic cell, and during the course of evolution it became the integral part of our cells. वो अपने साथ ही रहने लग गए, वो अलग से जाने की छोड़ दी। उन्होंने बोले क्या अलग रहना, अपने को सब मिल रहा है यहाँ पे, अपने को जो एंजाइम होना, रहने को, खाने पीने को सब जगह मिल रही, सिक्योरिटी मिल रही, आजू बाजू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने को प्रोवाइड कर रहे, सपोर्ट कर रहे। तो इस तरीके से अल्टीमेटली इन्होंने क्या करे, अपने साथ में रहना सीख गए। वो अपने एंडो मतलब विद इन सेल के अंदर आके रहने लग गए, इन एसोसिएशन विद अदर लाइफ, दूसरी सेल के अंदर। सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एंडोसिम्बायोंट। एंडोसिम्बायोंट, mitochondria is said to be endosymbiont, also known as cell within cell। cell within cell, वो अलग सेल थी लेकिन अब अपने सेल में आके रहने लग गए, so they are said to be cell within cell or endosymbiont, the organelle which has entered during the course of evolution and now it is the part of our cell. Hence this theory suggests that mitochondria are endosymbiotic in origin, means they were independent cells previously but now they have become the symbiotic part, associated part of our cells. ओके, इसके बारे में जो आपको स्टेट बोर्ड में पैसेज दिया है, मैं उसकी फोटो डाल रहा हूँ, तो समथिंग इंटरेस्टिंग बोल के आपको स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, यहाँ पे स्टोरी दी हुई है, बहुत मस्त है और सही में सही लगता है ये। इसके बारे में कुछ प्रूफ्स भी मैं आपको बताता अभी, दिस इज द स्टोरी। अब इसके बारे में प्रूफ्स क्या है, तो हम किस आधार पे ये बोलते हैं, व्हाट आर द एविडेंसेस, व्हाट आर द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस थ्योरी, कि हम किस आधार पे बोल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी और अब वो हमारा हिस्सा बन गई।
तो इसकी कुछ एविडेंसेस देखो, आपको मैंने अभी बताया। पहला एविडेंस पे माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड दैट इज योर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अभी हमने स्ट्रक्चर में देखे मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। देखो बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल, गोल्गी बॉडी, ईआर, इसको लाइसोसोम, इनके पास खुद का सेल डीएनए था क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, खुद का डीएनए मतलब ऑलरेडी ये कोई ना कोई अलग सेल रहा होगा जिसका डीएनए है जो अभी भी लॉस नहीं हुआ और वो अपना पार्ट बन गया, मतलब इसके पास खुद का डीएनए होना एक सबूत है, एक एविडेंस हो गया। और वो भी दिखने में भी कैसा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, जैसा बैक्टीरिया का रहता, राइट? दिखने में भी वैसा ही डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए जैसा सर्कुलर डीएनए रहता बैक्टीरिया का भी, इनका भी डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, राइट? दूसरी चीज, इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन है, इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन है, तो एक प्रकार से वो मेम्ब्रेन भी देखो तुम्हारे बैक्टीरिया के सेल एनवेलप को रिप्रेजेंट करता। बैक्टीरिया का सेल एनवेलप ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स छोड़ दिया अगर, तो सेल वॉल के जैसा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डिंग्स रहेंगी। फोल्डिंग्स मेसोसोम्स के जैसा काम कर रही है। यहाँ पे क्रिस्टा जिसको अपन बोल रहे हैं फोल्डिंग्स को, तो यहाँ पे मेसोसोम्स के जैसी वो क्रिस्टा प्रेजेंट है। मेसोसोम्स में भी अपना रेस्पिरेशन हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन मतलब F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है, वही काम करने के लिए, एनर्जी तैयार करने के लिए। मतलब एक प्रकार से इसका डबल मेम्ब्रेन होना भी एक सबूत है कि ये एक अलग सेल रहा होगा। ओके, तीसरा इसका सबूत है कि इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स। इसके पास इसके खुद के राइबोसोम्स है, वो भी कौन से टाइप के? प्रोकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम्स है। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, दे आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया, वही राइबोसोम्स इसके पास भी। इसके अलावा एक और सबूत है, बाइनरी फिशन से ये तैयार होता। बाइनरी फिशन, माइटोकॉन्ड्रिया अराइज ओनली फ्रॉम अदर माइटोकॉन्ड्रिया। एक माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगी, जब सेल डिवीजन होंगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के दो टुकड़े होंगे और उससे दो माइटोकॉन्ड्रिया तैयार होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसी और सेल ऑर्गेनेल से तैयार नहीं हो सकता। Mitochondria cannot be produced from any other cell organelle. If you want to produce mitochondria, it can be produced only from other mitochondria, pre-existing mitochondria. That too by binary fission. Binary मतलब एक के दो टुकड़े होना, bi मतलब दो, और mitochondria के दो टुकड़े होंगे, fission means breaking, and mitochondria will produce two mitochondria. Okay, so binary fission हो रहा. Binary fission is found in bacteria also. राइट? तो इस तरीके से ये चार तुम्हारे पास प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग अदर ओरिजिन, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, और वो पहले प्रोकैरियोटिक सेल रही होंगी लेकिन अब वो हमारा सेल बन। तो इस सब चीजों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया इतना होने के बावजूद भी आज हमारे न्यूक्लियस के कंट्रोल में है। माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा कंट्रोल खुद माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कर सकता, उसको कुछ चीजों के लिए न्यूक्लियस और कुछ कामों के लिए साइटोप्लाज्म पर डिपेंडेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से खुद के डीएनए से काम नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग सर्टेन पार्शियल कंट्रोल, पार्शियल एसोसिएशन विद न्यूक्लियस एज वेल एज विद साइटोप्लाज्म। हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी मतलब आधा, ऑटोनॉमस मतलब अधिकार, उसके पास पूरे अधिकार नहीं है, पूरा खुद की मर्जी से काम नहीं करता, ऑटोनॉमी नहीं है उसको पूरी, आधा वो खुद की मर्जी से काम करेगा, उसके डीएनए में जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से खुद काम करेगा, लेकिन बाकी कामों के लिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉर अदर फंक्शंस इट इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की ग्लाइकोलिसिस साइकिल होंगी तो क्रेब्स साइकिल आगे बढ़ेगी, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर सकता। Okay, so thus mitochondria is having endosymbiotic origin as proposed by Lynn Margulis. According to him, the mitochondria were prokaryotic cells, but now they have become the symbiotic parts of our cells, and they have now become integral part of eukaryotic cells. This theory is known as endosymbiotic theory. Accordingly, it becomes an endosymbiotic cell organelle, also known as cell within cell organelle. This organelle has certain evidences that give us the idea that it is a symbiotic endosymbiont. What are the evidences? Presence of mitochondrial DNA, presence of 70S type of ribosomes, presence of double membrane with foldings in inner membrane, and it shows binary fission just like that of bacteria. Therefore, mitochondria is said to be semi-autonomous because it has its own DNA, but it is still partially dependent on nucleus and cytoplasm for performing full functions.
इस तरीके से तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे पूरा खत्म हुआ. देन वी विल कंटिन्यू विद द क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.